गुड इवनिंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मौल आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते। आयुष कह रहा सर फैमिली फंक्शन अटेंडेंस 15%, एक और जगह की अटेंडेंस 30%, क्लास की अटेंडेंस 200%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आयुष चिंता मत करो, थोड़े सालों के बाद देखना तुम। हम्म, बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस होंगे जिसके मेन हीरो तुम होंगे। नहीं, चलो अब क्या था, होमवर्क क्या था? कभी 2 मोल बेटा, 1 मोल की वैल्यू को कम मत करो तुम। अगर मुझे 2 मोल बोलना पड़ गया ना तो 1 मोल की वैल्यू को मतलब कम कर रहे हो। अटेंडेंस कुछ नहीं, क्लास की अटेंडेंस, किसी और फंक्शन में जाने की अटेंडेंस, इस तरह से। सर डू यू नो अबाउट स्टीफन हॉकिंस? जानता तो हूं बेटा, बट अब तुम क्या पूछने वाले हो वो नहीं पता। 40 से 53, बताइए जल्दी से, डाउट्स पूछिए। 40 से 53 में ये S1 में था या O1 में था? S1 में। चलिए डाउट्स 40 से 53। यमन सर आपने रिप्लाई नहीं दिया टेलीग्राम पर। यार बेटा इतनी होस्ट, आई विल ट्राई, बट जरूरी नहीं कि मैं सारे कमेंट दे पाऊं। देखो, चलो जी डाउट्स पर आते हैं। डाउट्स पर अभी श्रोडिंजर केट को साइड में रखो बेटा, अभी उसको। यार मेरे फेवरेट साइंटिस्ट है ना, मेरी कॉलेज में बहुत सारे थे यार, बहुत 2-3 साइंटिस्ट थे। एक प्रोफेसर लेले थे, बहुत वेल नॉन, और ऐसे और भी थे साइंटिस्ट, यानी प्रोफेसर कह दो, साइंटिस्ट कह दो। चलो अभी पहले लेकिन इस पर डिस्कशन करते हैं। 45, 45 में क्या डाउट है? To what effective potential in volt a proton beam be subjected to give its proton a wavelength? देखो 45 क्वेश्चन को आसान कैसे करें। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का, याद करो, √h/2m⁴ राइट। इलेक्ट्रॉन के केस में हमें पता है, और लेकिन प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम्स होता है? 1840 टाइम्स होता है। तो यहां पर अगर मैं इसको प्रोटॉन का, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम होता है, बट प्रोटॉन का मास है तो उसको इलेक्ट्रॉन के टर्म से मैं लिखूंगा तो एक फैक्टर और आ जाएगा 1840। तो यही फॉर्मूला अगर आपको प्रोटॉन के लिए लिखना है तो 150 वी के अलावा एक और टर्म आ जाएगी 1840 वी। समझ में आ गई बात? 1840 वी वेवलेंथ दे रखी है, वी की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा। आप बेटा सुखप्रीत कितनी बार बोला है कि जब भी कोई आंसर सही गलत अगर तुम्हें है तो तुम्हारा आंसर लिखो और शीट का आंसर लिखो। हाँ, इतना कमेंट लिखने में तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि तुम्हारा आंसर ये लिखो ना, मेरा आंसर ये आ रहा है और तुम पीछे ये दे रखा है। और ये चीज मैं पहले भी 10 बार बोल चुका हूं। चलो जी,
हाँ, अब किसी ने जैसे अभिनव ने लिखा 49 का आंसर n-3 होना चाहिए, बट पीछे 3 है 49th का आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 49 का पीछे आंसर बिल्कुल सही है। जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है उसमें कितनी वेव्स बन रही है? 6। तो n इक्वल्स टू 6 में तो वो जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, लेकिन पास्चन सीरीज की कितनी लाइंस होगी? तो 6 - 3 इज 3। सही आंसर पीछे n-3 नहीं, n की वैल्यू पता करो। ये डायग्राम किसके लिए दे रखा है फिर? और बोलिए 45, 49, 47 में डाउट है। चलिए 47 भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। An electron practically at rest is initially accelerated through a potential difference of 100 volt. It then has a de Broglie wavelength of lambda 1. It then get retarded through 19 volt and then has wavelength lambda 2. अरे क्या पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? क्या बता दूं? 47 यार आयुष, क्या है ये? λ1 इक्वल्स टू 150/v, यानी 150/100। λ2 150/81। λ3 150/49, क्योंकि 32 से कम कर दिया। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? ओके, कोई बात नहीं। अभिनव कोई बात नहीं। हाँ आयुष, यार इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? किसने पूछा नहीं आ रहा है? किसने कहा? बताओ पहले तो। आ रहा है भाई, आ रहा है तो ढंग से करो बेटा। 44th। ओके, थैंक यू। अब बताइए और किस में डाउट है? अनुष्का कहां काउंट करके देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कंप्लीट वेव कितनी है। एक क्रेस्ट से क्रेस्ट एक वेव हो जाती है, काउंटिंग करो। अभी भी कोई 49 पूछ रहा है? हर्ष, वेरी गुड, बता चुका हूं। वो भी क्वेश्चन वापस पूछ रहे हैं। 48 नहीं बता रहा हूं, 47 बता चुका हूं। अब इधर आगे बढ़ जाओ। 51, 51। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी कितनी है? वी कितना है? 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ तो डेल्टा वी कितना है? इसका 1%, इसका 1% मतलब कितना होता है? ये डेल्टा वी। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना।
प्रोटॉन का मास पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बराबर है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई, यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करके आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है। तो इस डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई की पावर हाफ इंटू 1/m। ये वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डन। 49 का फिगर डायग्राम भी मुझे समझाना पड़ेगा, है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमें तो ये एक वेव होती है, ये एक नीचे एक ऊपर एक वेव, फिर एक नीचे एक ऊपर दूसरी वेव। ये मैं समझाऊं तुम्हें, है ना, ये मैं समझाऊं कि हाँ ये लैम्डा डिस्टेंस, ये लैम्डा डिस्टेंस, एक नीचे एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, ये भी मैं बताऊं। वेरी गुड रोहित, बहुत बढ़िया। बट व्हाट्सअप ज्यादा यूज मत करना रोहित। देखो अभी मैं एक चीज आप सबको बताना चाहता हूं, अभी पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों में मैं नोटिस कर रहा हूं, मैं जितनी भी क्लासेस में जाता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, पता है व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा टाइम मतलब फ्रॉम 3 to 10 आवर्स 12 आवर्स, अच्छे बच्चों के मैं बता रहा हूं आपको 3 to 10 आवर्स उनका स्क्रीन टाइम है। एवरेज बात करूं, एवरेज स्क्रीन टाइम 4, 5, 6, संडे को 10-10 घंटे। सीरियसली स्पीकिंग, ये सिंपल सी वर्ड्स में बोलूं तो जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये मुझे पता, बाकी तो और बहुत सारे कुछ एप्स आई डोंट नो क्या है, दीज एप्स और जो भी एप्स, इसमें यूट्यूब भी, दे आर स्पॉइलिंग आवर लाइफ। आपके करियर को खत्म करके रख देंगे, सीरियसली बता रहा हूं मैं। और हो रहा है, हो रहा है। किसी ने एक लाइन लिखी है, वो मेरी लाइन को पकड़ा है, क्योंकि एक दिन क्लास में मैंने खूब सुनाया, फिर होता ना कि माहौल, तो मैंने अभी किसी ने कहा सर अच्छी बात है ना, कंपटीशन कम हो रहा है, करने दो सर, करने दो, करने दो, बहुत अच्छा। और मैंने तो उस क्लास में भी बोला था, जब मेरा पहले तो मैंने खूब खूब बोला, मैंने कहा ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा, ये कर देगा, 4-4, 5-5 घंटे तुम मोबाइल पे लगे हुए हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या स्नैपचैट जो भी देख रहे हो। फिर मैंने बात को थोड़ा बदला, मैंने फिर पता क्या बोला, मैंने अच्छा है यार, करने दो, जो कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया। एक काम और करो, अपने पास हमेशा 8-10 स्मार्टफोन रखो। जब भी कोई दोस्त मिले, ले यार मेरा फोन ले, बड़ा मजा, कौन सा फोन अच्छा लग रहा है, ले ले जा तू, कल वापस दे देना, तेरे पास ही रख तू इसको, कंपटीशन कम हो जाएगा। नहीं, उसको दे दो। यस। तो देखो अब सक्सेस के दो ही तरीके हैं,
या तो खूब 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 मेहनत करो, यानी आप इन इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी है स्नैपचैट, इनको छोड़ दो, या फिर कोशिश करो। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि आप कितने लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे यार, 10 20 50 100, बहुत सारे लोग देखते हैं ना। चलो कुछ तो करो, कोई बात नहीं। तो यही कहता हूं कि भाई हर इंसान कम से कम 20 25 30 स्टूडेंट्स को जाके ना कि ले यार मेरा अच्छा सा मोबाइल, कुछ नहीं करो, जाके कल 20 अच्छा ठीक ठाक कुछ 15 20 ऐसे मोबाइल कहीं से जुगाड़ कर लो, बिल्कुल प्रकाश 3 इडियट के चतुर की तरह। चतुर नाम ही उसका चतुर है। और कोशिश करो जो अच्छा कर रहा हो उसको पकड़ो, ये ले बेट तू तो मोबाइल पे खेल। लेकिन ये याद रखना, तुम किसी के विक्टिम ना बन जाओ। तुम किसी के विक्टिम ना बन जाओ, पता चला तुमने तो किसी को, बट तुमने तो किसी को मोबाइल नहीं पकड़ाया, बट तुम्हें कोई मोबाइल पकड़ा गया, तुम्हें कोई मोबाइल पकड़ा गया, तो क्या होगा? हम्म। तो इसलिए दो ही, एक तरफ तो मैं सोचता हूं कि अच्छा है इंस्टाग्राम फेसबुक कंपटीशन कम हो रहा है यार, लेकिन वो किसके लिए अच्छा है? वो किसके लिए अच्छा है? जो उनको यूज नहीं कर रहा है। यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट ये होते हुए अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो सोचो आपकी लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितने रास्ते आपके खुले हुए हैं। और जो कर रहा है, और मैं आपको गारंटी कह दूं, अगर ये जितने भी 10 12 लाख जेई देते ना, अगर इन सब से मोबाइल छीन लिए जाए या जो भी हो, या इनका इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब बंद कर दिया जाए ना, तो जेई की जो जेई एडवांस की कट ऑफ जो अभी 30%, 30%, 33% पर 10,000 रैंक आ रही ना, मैं लिख के देता हूं 50% लाओगे तब जाके 10,000 रैंक आएगी। 50% पे आ जाएगी, ये इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा। राइट। हम्म। तो उस हिसाब से तो अच्छा है, अच्छा है भाई, होने दो, बर्बाद होने दो। लेकिन आप किस कैटेगरी में हो ये देख लेना भैया। आप इस दुनिया में जहां इंस्टा फेसबुक की जो ये दुनिया है, आप उसमें किस तरफ हो? बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एकदम नीचे चले जाओगे या एकदम ऊपर आ जाओगे, अब आप किधर जाना चाहते हो बता दो। हाँ आपको देखना। हम्म। तो इट्स अप टू यू। खैर वापस पॉइंट पर आता हूं, ये इसलिए बोला कि कोई मुझे ये काउंट करवा रहा था, कोई किसी ने कहा सर ये काउंट कर दो हमारे लिए। हद हो गई है, मतलब सर ये काउंटिंग हमारे से, मेरे से नहीं हो रही है। अरे यार, ठीक है। तो और बहुत सारे तरीके हैं, आप इजीली अपना डेली का स्क्रीन टाइम देख सकते हो। पेरेंट्स के मोबाइल में एक फैमिली ऐप करके लिंक का ऐप आता है, उसको डलवा दो, वो आपके पूरे मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कौन सा ऐप देख सकते हो, कौन सा नहीं देख सकते हो, कितनी देर देख सकते हो, सब कंट्रोल किया जा सकता है। गूगल ने बहुत शानदार एक फैमिली लिंक ऐप, जो हर सिस्टम पर चलता है, आईओएस पे भी सब पे चलता हो, सारा कंट्रोल कर सकता हो। और मैं बता रहा हूं उसकी बहुत जरूरत है आज की डेट में। स्क्रीन टाइम बस देव, ये ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हो उसको करो, उसको करो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्यों स्क्रीन टाइम चाहिए? कोई स्क्रीन टाइम नहीं, उसके अलावा जीरो।
बस क्लासेस देखो, होमवर्क करो, क्लासेस देखो, होमवर्क करो, खत्म। चलो अब मैं वापस आ जाता हूं। तो लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था हमने? मैंने आपको ऑर्बिटल की डेफिनेशन बता दी थी, याद है? मैंने आपको ऑर्बिटल की डेफिनेशन बता दी थी कि ऑर्बिटल कैसे पिक्चर में आया। तो जब हमने एन एल एम, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 100 पुट की, और फिर हर एक छोटे छोटे वॉल्यूम पर जाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की, तो हमने क्या देखा कि वो वाले वॉल्यूम कंसिडर किए जहां इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, फिर उससे थोड़े कम प्रोबेबिलिटी वाले वॉल्यूम को कंसिडर किया, फिर उससे थोड़े कम, फिर उससे थोड़े कम, इस तरह से उन पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते गए। जैसे ही टोटल प्रोबेबिलिटी नियरली 90% हुई, हमने कह दिया कि यार इलेक्ट्रॉन तो देखो इसी वॉल्यूम में कहीं होगा, इसके बाहर दो 10% है, इसके बाहर 10% है, बट उसको हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। यानी और इसको हमने क्या नाम दे दिया? ऑर्बिटल। ध्यान रखना, बोहर मॉडल में ऑर्बिट था, ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिट एक पाथ है, ऑर्बिटल एक वॉल्यूम है, ऑर्बिटल एक वॉल्यूम है। और फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको यह समझाया था कि इसको इमेजिन कैसे करें, इसको इमेजिन कैसे करें। तो उसका तरीका क्या है? मैंने दो तरह से आपको समझाया था, पार्टिकल नेचर से भी सोच सकते हो, वेव नेचर से भी सोच सकते हो। वैसे वेव नेचर वाला तरीका थोड़ा ज्यादा अच्छा है। वेव नेचर में मैंने आपको समझाया था कि एक इलेक्ट्रॉन लो, उसे क्रश कर दो, ग्राइंड कर दो, चूरा चूरा कर दो उसका, और उसको पूरा यहां फैला दो, उसको यहां पर स्प्रेड कर दो, जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा वहां ज्यादा डाल दो। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन यूं कह दो, पार्टिकल नहीं, पूरा ये क्लाउड की तरह इमेजिन करो, एक पूरे क्लाउड की तरह है, राइट? उस तरह से आप इसको सोच सकते हो। वेव मॉडल में इस तरह से आप सोच सकते हो। पार्टिकल में कभी यहां कभी यहां कभी वहां मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने यहां पर इसका एल या इस तरह से कुछ भी चेंज किया, एल की वैल्यू हमने चेंज की, तो हम देखते हैं कि इसका शेप बदल जाता है, इसका शेप बदल जाता है। तो यहीं से हमने ये कहा कि जो एन होता है, अब आप इनको इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बजाय क्वांटम नंबर्स बोल सकते हो। तो एन को कह दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये सब आपको ऑलरेडी पता है। एन साइज बताता है, एल शेप बताता है, और एम उसका ओरिएंटेशन बताता है, राइट? तो ये यहां तक हम आ चुके थे, हम डिस्कस कर चुके थे। सब शेल एंड ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस? देखो, सब शेल और ये वर्ड अलग रखो बेटा। ऑर्बिटल है, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल को तुम सब शेल कह सकते हो, और बड़ा ग्रुप है तो उसे शेल कह सकते हो। जैसे गांवों से, बहुत सारे गांवों से मिलकर तहसील होती है, तहसील, बहुत सारी तहसील से डिस्ट्रिक्ट बनता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बनता है, बहुत सारे स्टेट से कंट्री बनती है। तो बेसिक पार्ट तो ऑर्बिटल्स है, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स का, उसको सब शेल इस तरह से ऐड करते जाओ। उसको आप ऐसे कह सकते हो। सबशेल का ऐसा कोई वो नहीं, बहुत सारे ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है, उसको कह दिया सबशेल। उसको हमने कह दिया सबशेल। जैसे आप सबको पता है शेल्स क्या होते हैं, के एल एम, ये शेल्स होते हैं। एल शेल में दो सबशेल होते हैं, एस और पी। पी में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या डिस्कस करना? तो यहां पर अब इस चैप्टर के दो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। ये चैप्टर अब दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। एक डायरेक्शन जो कि आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, और वो यह कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो कि हम एनएलएम से, क्योंकि हर एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम एन क्या बताता है, एल क्या बताता है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, एन प्लस एल रूल, हर्ट्ज रूल, पाउलीज रूल, ये सारी चीजें वहां पर आती है, जिससे आप ये पता करते हो कि कौन सा ऑर्बिटल पहले बढ़ेगा,
फिर बाद में कौन सा बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, आयरन का, ये सब आप वहां पर पढ़ते हो, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यानी क्वांटम नंबर से रिलेटेड हंस रूल, N+L रूल, ये सारी चीजें आप वहां पढ़ते हो। यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा अलग पार्ट, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। राइट, एक्चुअल में हमने ये तो कह दिया कि ये एक ऑर्बिटल है और इसमें सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी कुछ और है, इस पॉइंट पर कुछ और है, इस पॉइंट पर कुछ और है। ये पॉइंट्स है P1, P2, P3, ऐसे मान लो P1, P2, P3। अब हमें यह बताना है कि P1, P2, P3 पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। मान लो मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं इस डायरेक्शन में, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये हमें पता करना है। राइट, अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है जाई स्क्वायर किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात करनी, NLM की वैल्यू तो पुट कर दी। अब ये जो जाई है वो किसका फंक्शन है, आर, थीटा और फाई का, यानी 3 वेरिएबल पर ये डिपेंड करता है। बट अगर मैं एक साथ आर, थीटा, फाई सब चेंज करूंगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसीलिए हम केवल किसको चेंज करेंगे, आर को। यानी न्यूक्लियस, थीटा और फाई चेंज नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस से किसी एक ही डायरेक्शन में जाएं, एक ही डायरेक्शन में जाएं तो इसका थीटा और फाई तो कांस्टेंट हो गया, ये तो चेंज हो नहीं रहा है। केवल क्या चेंज हो रहा है, आर। इस आर के चेंज होने पर जाई में क्या चेंज आएगा, ये अब हमें फाइंड आउट करना है। यानी केवल ये देखना है, मैंने आपको पहले बताया था कि इस जाई वाले फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक रेडियल पार्ट और दूसरा एंगुलर पार्ट। ये रेडियल पार्ट और दूसरा एंगुलर पार्ट। तो अभी हम एंगल पे कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर केवल आर चेंज कर रहे हो तो रेडियल पार्ट चेंज होगा, और इस रेडियल पार्ट के चेंज होने से जाई चेंज होगा, जाई के चेंज होने से जाई स्क्वायर चेंज होगा, और जाई स्क्वायर चेंज होने से प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। तो आपको यह बताना है कि ये रेडियल पार्ट जो है वो आर के साथ कैसे वेरी करेगा। तो अब हम केवल इसकी बात करेंगे, क्यों, क्योंकि इन पॉइंट्स पर एंगुलर पार्ट तो चेंज हो ही नहीं रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो एंगुलर पार्ट तो फिक्स है, केवल कौन सा पार्ट चेंज हो रहा है, रेडियल पार्ट। तो अब यहां पर जो डिस्कशन है वो कुछ इस तरह से है, वेरिएशन ऑफ रेडियल पार्ट यानी विथ आर। ये रेडियल पार्ट कैसे वेरी कर रहा है, वेरी गुड। शौर्य का कहना कि सर PYQs मुझसे ऑरली बन गए आपसे पढ़ने के बाद, बहुत बढ़िया। अभी लेकिन अब इस पर फोकस करो ना। तो अब क्या होता है, जो रेडियल पार्ट होता है ना, ये 1s, अब मैं थोड़ा ये वर्ड यूज करूंगा क्योंकि NLM अलग अलग बोलूं, इससे अच्छा 1s, 2s, 2p, 2p, इन सब के लिए NLM की वैल्यू पता है आपको, राइट। तो यहां पर अब अब हर एक के लिए ये जो रेडियल पार्ट होता है वो अलग होता है, बट हम इसका एक जनरल एक्सप्रेशन यहां लिख सकते हैं, तो ये जो रेडियल पार्ट होता है, ये रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन जो होता है, इसमें मैं आपको बताऊं, एक कोई कांस्टेंट टर्म होती है, वो कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है, मतलब 1/√2, 3/√2, ऐसे कुछ भी हो सकती है। देन A/A0 की पावर 3/2, वैसे ही A0 भी कांस्टेंट है बट उसको अलग से लिख दिया, और ये A0 बहुत जगह पहले भी यूज हुआ है, मैंने आपको कहा भी था। A0 की वैल्यू होती 0.529 एंगस्ट्रॉम, A0 की वैल्यू होती है
5 to 9 एंगस्ट्रॉम, तो ये भी बहुत जगह यूज होता है। देन फर्दर यहां पर एक और टर्म आती है सिग्मा की पावर एल, जहां सिग्मा क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू 2r अपॉन एन ए नोट। 2r क्योंकि रेडियल पार्ट है, r का तो फंक्शन हो गई, n यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ए नॉट पता ही है 0.5 to 9। तो ये सिग्मा, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखो, इससे अच्छा सिंपली इसको क्या लिख देते हैं हम, सिग्मा और इसकी पावर एल। और याद करो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो दो पार्ट होते हैं रेडियल और एंगुलर पार्ट, इसमें दो क्वांटम नंबर आते हैं एन और एल, और इसमें दो क्वांटम नंबर आते हैं एल और एम। तो ये जो रेडियल पार्ट है इसमें दो क्वांटम नंबर्स आ रहे हैं एन और एल। सिग्मा में एन आ गया, इसकी पावर एल, देन ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, एंड फाइनली यहां पर एक और टर्म आती है पॉलिनोमियल ऑफ आर ऑफ ऑर्डर n माइनस एल माइनस 1। ऑर्डर या डिग्री कुछ भी बोल सकते हो, ऑर्डर या डिग्री। आई थिंक ये यहीं तक एंड है। इसका मतलब पता आप सबको, जैसे ये x माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है x की जिसकी डिग्री 1 है, x की पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री या इसका ऑर्डर 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, जो भी लिख दो। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये भी x की एक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है जिसकी डिग्री या ऑर्डर 2 है। अगर x की पावर 3 है तो डिग्री 3, x की पावर 4 है तो डिग्री 4, इस तरह से। समझ में आ गई ये बात? यहां पर अभी यानी पॉलिनोमियल ऑफ r ऑफ ऑर्डर या डिग्री n माइनस एल माइनस 1, राइट। नाउ अब इसको मैं अलग अलग थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। जैसे रेडियल पार्ट ऑफ 1s के लिए रेडियल पार्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो 1s जो ऑर्बिटल होता है उसके लिए ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है ये तो आती है 2, ये 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 है ही है। अब 1s के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 1s के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखें यहां से, मैं यहां पर सिग्मा 1s अलग से ही लिख देता हूं, तो 2r और 1s है तो n की वैल्यू 1, ए नॉट, राइट। ठीक है बेटा राकेश, आपने बहुत बड़ा सा कुछ कमेंट लिखा है। मैं ये कहूंगा कि अभी केवल इस चैप्टर पर फोकस करो। Sorry, sir, I have always been distracted by YouTube shorts and playing games, but your words have motivated me to uninstall the games and disable the YouTube. And now I promise I will always study every time, enjoying it as I enjoy watching shorts and playing games. देखना इसको पूरा दिखाना। I am a regular school students, but still I will cover 50% of homework and do continuously revision in free period of my school. कहां गई लाइन, हाँ राइट। एंड ऑन संडे एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स and topics chart from. I am strongly serious about it. After writing these thoughts, it encourages me to do it. Thanks, sir. बहुत बड़ी, देखो राकेश अच्छी बात है अगर आप ये रियलाइज कर रहे हो, फील कर रहे हो। सीरियसली स्पीकिंग, आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम, खासकर इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, ये और भी इस तरह के, ये तो होनी नहीं चाहिए।
बात केवल एक आती यूट्यूब वाली, तो मुझे लगता है उसमें बहुत क्लियरली आपको यूट्यूब की ये दुनिया में इधर उधर डोलना नहीं है। बहुत कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस्ट्रैक्शन है, राइट। इसीलिए उसमें मत पढ़ो। काम का कोई है तो जरूर देखो, वो भी बहुत लिमिटेड, उसके लिए पूछो किसी से तब उसको देखो। अदरवाइज केवल लेक्चर्स अटेंड करो। स्पेशली अगर आप अपनी कक्षा के प्लेटफॉर्म पर हो, आपकी सारी रिक्वायरमेंट यहां से पूरी हो रही है, केवल एक अपनी कक्षा वाला आपके पास ऐप होना चाहिए, उससे काम रखो। उसके अलावा कहीं कोई स्क्रीन टाइम आपका नहीं होना चाहिए। बहुतों को टेंशन हो रही, सर क्यों हमारा कंपटीशन बढ़ा रहे हो? बात तो सही है। ठीक है। आर बेटा क्या है? आर थीटा फाई लास्ट क्लास में बता चुका हूं सुनील। आर थीटा फाई लास्ट क्लास में बताया था या नहीं बताया था? फिर वापस पूछ रहे हो। फर्दर अब सिग्मा की वैल्यू एल, तो सिग्मा की वैल्यू ही यहां पर 0 हो गई, खत्म। ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2 में सिग्मा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो आर अपॉन ए नोट, 2 की टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो इस सिग्मा को भी हटा देता हूं, तो ई की पावर माइनस आर अपॉन ए नोट। यानी 1s ऑर्बिटल में ये जो रेडियल पार्ट है वो इस आर के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। 2s का एक्सप्रेशन कैसे होगा? ये तो 1s का था, अब मैं आपको 2s का एक्सप्रेशन बताता हूं कि 2s का एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो ये कांस्टेंट की वैल्यू में यहां लिख रहा हूं, लेकिन ये कोई हमें याद नहीं करनी है, ये कुछ भी हमें याद नहीं करना है, ये तो जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं। ये वाली वैल्यू तो आएगी आएगी, ये 1/√2 हो या 1/2√2 हो या 1/3√2 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुन लो पूरी बात, हमें बस जो एग्जैक्ट है वो मैं लिख रहा हूं, लेकिन हमें कोई याद नहीं करना। हमारा मेन फंक्शन पार्ट ये नहीं है, आर कहां कहां आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, आर की टर्म्स कहां कहां आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। देन फिर से 2s है तो सिग्मा की पावर 0, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो ये तो टर्म फिर से 0 हो गई। 2s के लिए, 2s के लिए ये सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? r अपॉन ए नोट, r अपॉन ए नोट, तो e की पावर माइनस सिग्मा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो r अपॉन 2a नोट। लेकिन इस बार, अच्छा मैंने ये बताया नहीं था यहां पर, सुन लो मेरी बात। इन केस ऑफ 1s क्या कोई पॉलिनोमियल आएगा या नहीं आएगा? अब आप सोचो, पॉलिनोमियल ऑफ आर ऑफ ऑर्डर या डिग्री 1-0, 1s के लिए बात कर रहा हूं, पहले 1s के लिए बात कर रहा हूं, 1-0-1 यानी डिग्री 0 है, मतलब r की पावर ही 0 है, मतलब r की कोई टर्म ही नहीं है। मतलब इन केस ऑफ 1s ऑर्बिटल यहां पर ये वैल्यू r की कोई टर्म ही नहीं है, इसीलिए यहां पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म ये वाला पार्ट। बट इन केस ऑफ 2s, इन केस ऑफ 2s n-l-1 की वैल्यू क्या होगी? 2-0-1 यानी डिग्री 1 आ गई, डिग्री 1 आ गई, तो यहां पर एक लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी विच इज 2 माइनस सिग्मा, 2 माइनस सिग्मा, मैं सिग्मा ही लिख रहा हूं, सिग्मा की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है वो आप देख लेना, यानी चाहो तो 2 माइनस आर अपॉन ए नोट लिख लेना, 2 माइनस आर अपॉन ए नोट ये लिख सकते हो। ये 2s का एक्सप्रेशन हो गया। इसमें आपको ये फिर से एक चीज बता दूं, आपको ये नहीं याद रखना कि 2 माइनस सिग्मा या 3 माइनस सिग्मा या 4 माइनस सिग्मा है, आपको इतना याद रखना कि एक लीनियर इक्वेशन आती है, एक लीनियर इक्वेशन आती है, वो आप कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे वो नहीं पूछा जा रहा है। हाँ पूछा क्या? लीनियर इक्वेशन आती। सुन लो पहले पूरी बात, मेरी बातों को ढंग से सुनो, क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या नहीं पता होनी चाहिए, ये ढंग से सुनो बहुत अच्छी तरह से। जैसे अब मैं 3s की बात करूं,
अब मैं यहां पर कुछ लिख ही नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। सी की कुछ भी वैल्यू होगी, डजेंट मैटर, हमें क्या फर्क पड़ता है यार, नहीं चाहिए हमें उसकी वैल्यू। 3/2 हमें उससे नहीं मतलब है। अब यहां पर e की पावर माइनस, अब सिग्मा की वैल्यू, अब मैं यहां पर सारे एक्सप्रेशन सिग्मा की टर्म में ही लिखूंगा क्योंकि अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती जा रही है, 2r/3a0। तो सिग्मा की वैल्यू वो है, डायरेक्ट यहां सिग्मा लिख देते हैं। अगर आपको पुट करनी तो पुट कर दो। अभी तक तो मैं आर की वैल्यू पुट कर रहा था, लेकिन अब यहां पर मैंने आर की वैल्यू पुट नहीं की। लेकिन अब यहां पर पता क्या आएगा, अब यहां पर यहां लीनियर, अब 3 - 0 - 1, n - l - 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक यानी x की पावर r की पावर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां लीनियर, यहां क्वाड्रेटिक। जब आप 4s पे जाओगे तो यहां क्या आएगी, क्यूबिकल, राइट। इस तरह से आपको इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट इतना है इसका एक रियल सॉल्यूशन होगा। क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 रियल सॉल्यूशन होंगे, क्यूबिकल है 3 रियल सॉल्यूशन होंगे। मतलब आर की एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पर ये 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक है तो आर की ऐसी 2 वैल्यू होगी जिस पर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। 4s में जाएंगे तो एक क्यूबिकल इक्वेशन। इस तरह से इक्वेशन नहीं पता करनी है, इसमें यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक आएगी या लीनियर आएगी या क्या आएगी, यह आपको पता करना है। इसमें यह आपको पता करना है कौन सी चीज, कि सिग्मा, यहां पर सिग्मा की पावर एल वाली कोई टर्म नहीं है, सिग्मा की पावर एल, क्योंकि एल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन जब आप 2p पे जाओगे, 3p पर जाओगे तो उसमें ये वाली टर्म भी आएगी। अब इन सारे एक्सप्रेशंस में से ये वाली टर्म गायब है। क्यों गायब है, क्योंकि सिग्मा की पावर 0, सिग्मा की पावर 0, इसलिए वो कोई टर्म नहीं है। अब इसका यूज क्या है, अब पहले मैं 2p पर आने से पहले इन कर्व्स को प्लॉट करके आपको थोड़ा दिखाता हूं, जिससे चीजें थोड़ी समझ में आएगी। फिर हम आगे की बात करेंगे, लेट से हमें 1s का कर्व प्लॉट करना है। किसके बीच में कर्व प्लॉट कर रहा हूं, कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर। किसके लिए, 1s के लिए। किसके लिए, 1s के लिए। a0 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल कौन सी टर्म आ रही है, e की पावर -r, यानी जैसे जैसे r बढ़ेगा इस कैपिटल R की वैल्यू कम होगी और कर्व कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये किसका कर्व हो गया, 1s का, क्योंकि एक ही टर्म है, बात खत्म। लेकिन जब हम यहां पर 2s का कर्व प्लॉट करेंगे, अब किसका कर्व प्लॉट कर रहे हैं हम यहां पर, 2s का। ये किसका था, 1s का। जस्ट अ मिनट। राइट, तो 2s के लिए, अब 2s के कर्व में r की टर्म 2 जगह आ रही है, r यहां पर भी आ रहा है और 2 माइनस सिग्मा यानी 2 - 2r। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी ये कर्व नीचे जाएगा और r की एक वैल्यू आएगी 2 माइनस सिग्मा, मतलब 2 - r/a0। ये 0 कब होगा, जब r की वैल्यू 2a0 हो जाएगी। यानी जैसे ही r की वैल्यू 2a0 होगी, ये कैपिटल R वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कैपिटल R वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। और उसके बाद अगर आप R की वैल्यू और बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी इसके बाद ये कर्व नीचे जाएगा। लेकिन हमें यह भी पता है
कि जैसे ही r इक्वल टू इंफिनिटी होगा ये वाली वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। r इंफिनिटी पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब कैपिटल R भी जीरो, यानी फाइनली ये वापस कहां टच करेगा, x एक्सिस को। तो ये वापस में एक बार थोड़ा स्मूथ नहीं बना है, इसको स्मूथ बना देता हूं। ये कर्व जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, 2s का कर्व, समथिंग लाइक दिस वन। और ये वैल्यू कितनी है, 2a नोट। ये वैल्यू कितनी है, 2a नोट। कितनी बार कट करेगा, एक बार। क्यों एक बार कट करेगा, क्योंकि यहां लीनियर इक्वेशन है, यहां लीनियर है इसीलिए एक बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को, इंफिनिटी वाले को नहीं काउंट करोगे, लीनियर है इसीलिए एक बार कट कर रहा है। अब अच्छा ये बताओ, अगर 3s का कर्व प्लॉट करेंगे, 3s का कर्व प्लॉट करेंगे तो कितनी बार कट करेगा, 3s का कर्व कितनी बार कट करेगा, क्योंकि यहां अब ये तो सब में कॉमन है, ये पार्ट तो क्वाड्रेटिक बन गई, 2 बार। अब 2 बार कैसे कट करेगा, एक बार नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकता है, अगर इक्वेशन पता है तो कहां कहां कट करेगा वो पता है। यानी कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा पता है, जितनी n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू होगी। 1s में n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू 0, एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है। 2s में इसकी n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू 1, यानी लीनियर, एक बार कट कर रहा है। 3s 2 बार कट कर रहा है। अगर मैं यहां पर कर्व प्लॉट करूं 4s का, तो पता 4s में क्या होगा, 4s में ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 1 2 3, यानी कितनी बार कट करेगा वो आप इससे भी बता सकते हो, n माइनस एल माइनस वन से। n माइनस एल माइनस वन आपसे एग्जाम में केवल ये पूछा जाएगा कि बताओ 1s का कर्व कौन सा है, 2s का कौन सा है, 3s का कौन सा और 4s का कौन सा है। केवल इतना सा पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है और पूछा जा चुका है जेई में बहुत बार। आपको ये कर्व पता होना चाहिए कि यस सर ये 1s का कर्व है, ये 2s का है, ये 3s का है, ये 4s का है। सब y एक्सिस को टच करते हुए स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, सब y एक्सिस को टच करते हुए स्टार्ट हो रहे हैं। सब मतलब भी अभी समझ में आएगा। अभी तुम पहले ग्राफ पर, सब मैं समझा दूंगा, तुम आगे पीछे, तुम्हें जो समझाया जा रहा है वो समझो। हेलो, जो तुम्हें समझाया जा रहा है वो समझो, ये ग्राफ मतलब क्या बता रहे हैं वो सब बताऊंगा, तुम पहले ये ग्राफ समझो। मुझे पता है क्या समझाना है, जो मैं समझा रहा हूं पहले वो समझो, उसके अलावा कुछ और मत सोचो। क्यों राज कह रहा बस 4, क्यों 5s का नहीं प्लॉट कर सकते राज तुम, अब 6s का नहीं कर सकते, 7s का नहीं कर सकते हो, सब कर सकते हो। 1s 2s 3s 4s, लेकिन ये सारे कर्व किसका है, एस ऑर्बिटल के। अब मैं आ रहा हूं पी पर, पी में थोड़ा सा चेंज आएगा, पी की इक्वेशन थोड़ी अलग आएगी। अब पी की इक्वेशन में कहां चेंज आएगा, रेडियल पार्ट ऑफ 2p, क्योंकि p स्टार्ट ही 2 से होता है। कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं है हमें, a नॉट की पावर 3/2, ये कांस्टेंट की वैल्यू, तुम थोड़ा ना 2 3 कांस्टेंट होता है। अच्छा ये बताओ, मतलब ये जो कुछ लोग पहले पूछ रहे हो सर वाई सी की वैल्यू 2 कहां से आई, जब आप ये लिखते हो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। अब मैं कभी ये लिख दूं 2x प्लस 3, तो ये पूछो सर c की वैल्यू 3 कैसे आई या m की वैल्यू 2 कैसे आई, ये पूछोगे तुम। अरे जब बोल रहा हूं m और c कांस्टेंट है तो उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू तो होगी। अब वो 2 हो या 10 हो या 20 हो, सर 2 कैसे, यहां पूछते हो तुम। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये कांस्टेंट m और c कांस्टेंट है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, सर ये m की वैल्यू 2 कैसे आ गई, c की वैल्यू 3, अरे यार। तो यहां पर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखा है इसीलिए मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती। अगर इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती 2 होती तो 2 ही लिख देता। इसका मतलब ये 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इसीलिए सी लिखा है।
तो अब वो लिखना ही बंद कर दिया मैंने, छोड़ो, सी लिख दिया मैंने। कोई हमें याद थोड़ी करनी है, वो तो मैं ऐसे ही डेटा दे रहा था, तुम्हें शेयर कर रहा था, यार ऐसा होता है, याद थोड़ी करनी, सुना ही नहीं करते तुम। तुम्हारा क्या होता, समझाना मैं कुछ ये चाहता हूं, ये चीज समझा रहा हूं, तुम इधर चले जाते हो। पता जो नहीं समझने वाली चीज होती वो ही समझनी है सर हमें, तो जो समझने वाली है वो मत समझना, वो नहीं समझेंगे, फालतू गिरी वाली चीजें समझनी है। ये रास्ता नहीं जाना ना, पहले पूछोगे सर इस रास्ते पे नहीं जाना, नहीं जाना सर मैं तो जा रहा हूं, अब तो जाऊंगा, आपने मना किया ना। हाँ अब सुनो आगे, कोई बात नहीं। अब सिग्मा की पावर एल, यहां पर सिग्मा 2p कितना होगा, सिग्मा 2p कितना होगा, 2r/2a0, 2p के लिए, यानी ये r/a0, ये सिग्मा की वैल्यू लिख रहा हूं 2p के लिए। तो यहां पर इस बार सिग्मा की पावर l, मतलब मैं चलो दोनों ही लिख देता हूं, सिग्मा की पावर 1 e की पावर माइनस, यानी सिग्मा की पावर 1 तो सिग्मा ही लिख रहा हूं, e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। क्या यहां पर कोई पॉलिनोमियल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इस बार n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस 1 0, तो ये कोई टर्म नहीं आएगी यहां पर। चाहो तो 1 लिख दो, कुछ नहीं आएगी, इसका मतलब 0 नहीं लिखोगे, नहीं आएगी 0 नहीं लिखोगे, 1 लिखो, या तो ऐसे लिखो या फिर इसको सी 1/a0 की पावर 3/2 r/a0 e की पावर माइनस r/2a0। राइट, अब ये 2p के लिए लिखा, 3p के लिए लिखता हूं। पता तुम लोग बड़े इंटरेस्टिंग हो, एक कोई कुछ पूछता है तो गुस्सा आता है, फिर कोई दूसरा ऐसे प्यार से बोलता है ना, ऐसा लगता है वो मक्खन जैसे वो मेल्ट करता ना, वैसे फिर मेल्ट हो जाता हूं। फिर कोई कोई पूछता है, फिर कोई कुछ ऐसा बोल देता, बता देता, ऐसा लगता है अरे यार तो समझ भी नहीं आ रहा, ये कर्व है ना थोड़ा एकदम यूं, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, मतलब वो वेव की तरह एकदम ऊपर फिर नीचे, बीच में नहीं रहता। वैसे लाइफ भी ऐसी होती यार, वैसे लाइफ भी ऐसी, लाइफ कभी ऐसे नहीं चलती, लाइफ वेव की तरह थी, ऐसे ही चलती है, हाई लो हाई लो हाई लो, ऐसे ही तुम भी करवाते रहो, ऑसिलेट करवाते रहते हो मेरे को, सही बता रहा हूं। एक बार तो ऐसा कुछ बोलोगे कि मैं चढ़ जाऊंगा ऊपर, ये तो रूम छोटा नहीं तो अभी जंप मारता, फिर ऐसा कुछ बोलोगे कि चलो जमीन में घुस जाऊं, मैं अंदर तक घुस जाऊं, वापस बाहर ही ना आऊं। बट फैक्ट तो यही है। ये किसी ने सर लाइफ वेव है या पार्टिकल, लाइफ तो बेटा ड्वेल नेचर नहीं होती, लाइफ की तो पता नहीं कितनी नेचर होती, ड्वेल नेचर तो छोटा वर्ड है उसके लिए, वही मैंने कहा था मोल। चलो अब वापस इस पर आते हैं, है ना। 3p में क्या होगा, 1/a0 की पावर 3/2 r/, अब मैं यहां पर देखो सिग्मा ही लिख रहा हूं, क्योंकि अब सिग्मा की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, चाहो तो आप लिखना चाहो तो लिख दो, सिग्मा कितना हो जाएगा 3p के लिए 2r/3a0, तो सिग्मा की पावर 1 e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। अब क्या यहां पर एक लीनियर इक्वेशन आएगी, वो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, कोई लेना देना नहीं है। 4p में अब ये चलता रहेगा, 4p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, 5p में क्यूबिकल इक्वेशन आएगी, समझ में आ गई बात। तो अब इसके कर्व कैसे होंगे, अगर इसके लिए कर्व प्लॉट करें 2p, यहां एक चेंज आएगा, 2p के लिए कर्व प्लॉट कर रहा हूं, यहां एक चेंज आएगा, अब की बार r की टर्म है,
ये आर की टर्म है और ये एक्सपोनेंशियल, ये आर जीरो होते ही ये कैपिटल आर जीरो, और आर इंफिनिटी होते हुए आर जैसे इंफिनिटी होगा तब भी कैपिटल आर जीरो, और आर जीरो है तब भी कैपिटल आर जीरो है। यानी ये वाला कर्व मैक्सवेल इक्वेशन की तरह हो गया। ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम तक जाएगा, फिर कहां टच करेगा, इंफिनिटी। लेकिन यहां पर ये 3p वाला जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। ये नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को कट, जीरो और इंफिनिटी को नहीं मानेंगे, लेकिन 3p वाला जो कर्व है, 3p वाला जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। अब 4p वाला कर्व आप बना दो, 4p का कर्व आप बना दो, कितनी बार कट करेगा, सिंपल सा n माइनस एल माइनस वन। दीपक अब तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, 150 लेक्चर का बैकलॉग, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें ये सेंस नहीं है कि किस टाइम पर कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए। जिसको इतना सेंस नहीं है उस कुछ नहीं हो सकता। राइट, सुन लिया तुमने मेरी बात, और अब ये लिखना बंद करो, पहले थोड़ा कॉमन सेंस लाओ, फिर जेई की तैयारी करो। हाँ जी, कितनी बार कट करेगा, 2 बार। n माइनस एल माइनस वन, सब जगह ये सोच लो, 3p का n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या है, 2 माइनस वन माइनस वन 1, 4 माइनस वन माइनस वन 2। और एक और चीज बता दूं, सुनना मेरी बात, ये जब ये कर्व बना रहे हो एज ए फैक्ट याद रखना, एज ए फैक्ट याद रखना, ये हाइट कम करते हुए जाओगे, ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम। इससे पहले भी ध्यान रखना, अगर नहीं किया तो बना देना, ये हाइट ज्यादा फिर कम, धीरे धीरे हाइट कम होनी चाहिए, ये याद रखना, छोटा होता जाना चाहिए। तो अगर ढंग से नहीं बनाए तो वापस इरेज करके बनाना, ये ज्यादा फिर हाइट कम, ये ज्यादा फिर कम, फिर और कम, धीरे धीरे ये हाइट जो है मैक्सिमा की वो कम होती जाएगी। कुणाल कह रहा सर फिर से किसी ने चढ़ा, हाँ यार कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसी लाइफ है, चलती रहेगी। समझ में आया। डी के केस में क्या होगा, अब देखो डी के केस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, राइट, 2p 3p। अब डी पर आ रहा हूं, डी पर मैं आ रहा हूं, सुन लेना, तो 3d आर 3d, राइट, सम कांस्टेंट 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 सिग्मा की पावर इस बार 2 सिग्मा की पावर एल, यानी आर स्क्वायर ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। 3/2 सिग्मा की पावर 2 ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, लेकिन इस बार यहां लीनियर, लीनियर 3D में कोई पॉलिनोमियल नहीं, 4D में लीनियर, 5D में क्वाड्रेटिक, 6D में क्यूबिकल। कर्व कैसा आएगा, इसका भी कर्व वैसे ही आएगा, इसका कर्व भी वैसा ही आएगा, क्योंकि यहां आर हो या आर स्क्वायर, आर हो या आर स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कर्व वैसा ही रहेगा। यानी 3p का कर्व वैसे ही आएगा जैसा 2p का है। यानी आप ये कह सकते हो कि सर ये कर्व दिखने में तो जैसा 2p का दिख रहा है वैसा ही 3d का दिख रहा है, और बताऊं तो वैसा ही 4f का भी दिखेगा, सबका एक जैसा, वैल्यूज बदलेगी, वैल्यूज सेम नहीं होगी, वैल्यूज अलग अलग होगी, बट कर्व का शेप ऐसे ही होगा। ये 2p 3d 4f सबका कह सकते हो। अगर मैं दूसरा कर्व प्लॉट करूं यहां पर, ये 3p का भी है, 4d का भी है, 5f का भी है। समझ में आ गई मेरी बात। फिर एक और कर्व प्लॉट करो, ये किस किस का है बताओ मुझे, ये किस किस का कर्व ऐसा होगा, ये सब ओरिजिन से स्टार्ट होंगे।
एस को छोड़ के बाकी सब ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, पी डी एफ। क्यों? क्योंकि उन सब में अब एक सिग्मा की टर्म आ रही है, उन सब में आर की टर्म आ रही है। आर जीरो होते ही कैपिटल आर जीरो, तो ये सारे कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। बट एस वाला कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। एस वाला कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। कितनी बार कट करेगा, वो केवल वो वैल्यू किससे निकल के आ रही है? एन माइनस एल माइनस वन से। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4D 4P 5D 6F। ये मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद जेई मेंस जेई एडवांस के पेपर्स देखेंगे हम आप, और मैं आपको बताऊंगा ये चीज कर लो। आपको लगेगा सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। वो आसान इसलिए लगते हैं क्योंकि ये सब मेहनत हम कर चुके होते हैं। ये सब कर लो, आपको लगेगा अरे क्या आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये वैसे, ये इसका कर्व, ये कर्व आपको प्लॉट करने होते हैं। क्या अब आप कर्व प्लॉट कर सकते हो? 1S 2S 3S 2P 3P सब पी एस पी डी, क्या इनके कर्व प्लॉट कर सकते हैं? ये आपको देखना है। देखो बड़ी सी बात है। एस 1 से स्टार्ट होता है, 2P 3D 4 है। इन ये कोई भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। 2S 3P 4D 5 है, ये सब एक्स एक्सिस को एक बार कट करेंगे। फिर एक और लाइन लिख दूंगा तो एक्स एक्सिस को दो बार कट करेंगे। ये इतना सा याद रखना है। और दूसरी चीज, एस के कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, बाकी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते, बाकी सब ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ठीक है, कर्व तो अब हम प्लॉट कर लेंगे, कर्व तो अब हम प्लॉट कर लेंगे, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था, देखो जाई की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जाई की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस किसकी है? जाई स्क्वायर की। उसी तरह से ये कर्व प्लॉट करने आना चाहिए, बट इसका कोई मतलब नहीं निकालोगे। मतलब किसका निकलेगा? सिग्निफिकेंस किसकी निकलेगी? आर स्क्वायर की। तो अब हम यहां पर, पहले मैंने कर्व प्लॉट करवाए थे आर वर्सेस स्मॉल आर में, अब हम कर्व प्लॉट करेंगे आर स्क्वायर वर्सेस आर। यानी जो आर के एक्सप्रेशन थे उन सबको स्क्वायर कर दो, उन सब का स्क्वायर कर दो। अब सोचो, यहां पर पी में पहले यहां आर था, डी में यहां आर स्क्वायर था, कर तो वैसे ही था, कर तो वैसे ही दिख रहा आर ओ आर। हाँ, लेकिन स्क्वायर करने से क्या होगा? जो वैल्यू नेगेटिव जा रही है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। कट तो करेगा, बट जो जीरो है वो तो जीरो रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। यानी ये सारे कर्व, जो नीचे वाला पोर्शन था, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, पलट जाएगा। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया? स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया तो यानी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो अब अगर मैं आपसे कहूं, अब अगर मैं आपसे कहूं 1S के लिए कर्व कैसा होगा? किसके लिए? 1S के लिए। तो 1S का तो पहले भी नीचे नहीं जा रहा था, तो अभी भी 1S का कर्व वैसा ही दिखेगा। हाँ, जो एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यूज बदल जाएगी, बट दिखने में तो अभी भी वैसे ही दिखेगा, अभी भी वैसे ही दिखेगा। 2S का कर्व, 2S का कर्व ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। 3S का कर्व ये ऐसे जाएगा। हाइट कम होती जाएगी, हाइट कम होती जाएगी। 2P का कैसे होगा? ये 2P का बना रहा हूं, 2P का पहले भी ऊपर था, अभी भी ऊपर है। ये 2P का भी है, ये 3D का भी है, ये 4F का भी है। दूसरा वाला कर्व कैसा होगा? ऐसा होगा। ये 3P का भी है, 4D का भी है, 5F का भी है। आप चाहो तो एक और बना लेना।
लेकिन अब इस कर्व की थोड़ी इंपॉर्टेंस बताता हूं। ये कर्व तो सारे प्लॉट कर लिए हमने, बट इस कर्व की अब इंपॉर्टेंस बताता हूं। ये कर्व अब क्या बता रहा है, सुनना अच्छी तरह से। अब यहां से इसका मतलब समझ में आएगा। ये एक 1s ऑर्बिटल है, यू मान के चलो ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, इस कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू कम हो रही है, कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू कम हो रही है। मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में जैसे जैसे आप दूर जाओगे, ये P1, ये P2, ये P3 पॉइंट है, इस कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी। यानी एक एंगुलर पार्ट तो चेंज हो ही नहीं रहा है, एंगुलर पार्ट तो फिक्स है। तो जैसे जैसे आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, जाई स्क्वायर कम होगा, जाई स्क्वायर कम होगा, तो प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। यानी P1 पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा, P2 पर कम, P3 पर और कम। किसी भी डायरेक्शन में जाओ, अभी हमें डायरेक्शन से मतलब है, इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ, P1, P2, P3, क्योंकि एंगुलर पार्ट तो फिक्स है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, एंगुलर पार्ट फिक्स है, जो भी होगा वो फिक्स है। प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। लेकिन क्या हर जगह ऐसा होगा? हर जगह ऐसा नहीं होगा, हर जगह ऐसा नहीं होगा। अगर मैं किसी और ऑर्बिटल की बात करता हूं, यहां पर बात करता हूं, ये थोड़ा बड़ा होगा, मैं एक ही साइड ड्रॉ कर रहा हूं, इधर जगह नहीं बची, ध्यान रखना। ऐसे चलो बना दिया मैंने। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2s। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2s। यहां क्या होगा, सुनो। अब ये डिस्टेंस हमने पहले लिखी थी 2a0, याद है? 2a0 पहले लिखी हुई थी। इस पॉइंट पर कम हो रही और गए कम हो गई, लेकिन जैसे ही 2a0 पॉइंट पर आए 0 हो गई। 2a0 पर क्या हो गई? 0, राइट। मत उसके बाद फिर से बढ़ गई, यानी P1, P2, P3 तब तो ठीक है, लेकिन क्या P4 पर भी कम है? नहीं, P1 पर ज्यादा, P2 पर कम, P3 पर कम, लेकिन P4 पर, इनफैक्ट P3 पर तो पता है क्या हो रही है? वो 0 हो रही है। और वो P3 इस 2a0 डिस्टेंस पर इधर पॉइंट लो तब भी 0। यानी 2a0 डिस्टेंस पर कहीं पर भी आप पॉइंट लेते हो, चाहे इधर या इधर या इधर, ये 2a0 डिस्टेंस पर हर जगह पर प्रोबेबिलिटी 0 है। यस, अब बताता हूं। आपने एक वर्ड पहले बहुत पहले यूज किया हुआ होगा, अब उसको समझा रहा हूं। यानी 2a0 डिस्टेंस पर किसी भी डायरेक्शन में अगर आप एक पॉइंट लोगे, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 0, आर स्क्वायर 0, जाई स्क्वायर 0, जाई स्क्वायर 0, मतलब प्रोबेबिलिटी 0। यानी उस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये सारे पॉइंट्स मिला दोगे किसी भी डायरेक्शन में, इधर 2a0, इधर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो 2a0 डिस्टेंस पर क्या बन जाएगी? एक स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस बन जाएगी। और उस स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसीलिए इस स्फेरिकल सरफेस को पता है क्या बोला जाता है? स्फेरिकल नोड। इसे बोला जाता है स्फेरिकल नोड, या एक को नाम है रेडियल नोड। नोड कैसा है वो भी समझा रहा हूं। स्फेरिकल क्यों बोला? क्योंकि स्फेरिकल शेप है। रेडियल नोड क्यों बोला? क्योंकि यहां पर क्या 0 हो रहा है? रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। एंगुलर पार्ट 0 नहीं हो रहा है, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन 0 हो रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है रेडियल नोड। नोड वर्ड कहां से आया? नोड वर्ड कहां से आया? मैंने आपको स्टैंडिंग वेव बताई थी, तो स्टैंडिंग वेव में जिन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड 0 होता है उन्हें नोड बोलते हैं, जिनका मैक्सिमम होता है उनको एंटी नोड बोला जाता है। ये वर्ड वहां से आए। यानी नोड मतलब जहां एम्पलीट्यूड 0, नोड का मतलब जहां एम्पलीट्यूड 0, एम्पलीट्यूड 0 और प्रोबेबिलिटी क्या है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड 0 मतलब जाई 0, जाई 0 मतलब जाई स्क्वायर 0, जाई स्क्वायर 0, यानी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, राइट। ये होगी। यानी अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक 2s ऑर्बिटल जो होता है,
2s ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हम कहते हैं ना कि इसको थोड़ा मैं यहां बना रहा हूं ताकि अच्छी तरह से दिख जाए। ये 2s ऑर्बिटल, ये डिस्टेंस 2a नोट, जब आप इसको ऐसे स्फीयर की तरह सोचोगे, राइट, तो इस 2s ऑर्बिटल में 2a नॉट डिस्टेंस पर एक सरफेस ऐसी होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0, मतलब 2s का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 2s का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सोचो 2s का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, बाहर है, बट इस सरफेस पर नहीं होगा, इस सरफेस पर कभी भी नहीं होगा। अब अगर आप पार्टिकल नेचर से सोचते हो तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर कभी भी नहीं जाएगा, इसके अंदर होगा, इसके बाहर होगा, इस सरफेस पर नहीं होगा। अब वो अंदर से बाहर, आप अगर पार्टिकल नेचर से सोचोगे सर अंदर से बाहर कैसे जाएगा, सरफेस के थ्रू जाएगा, पार्टिकल नेचर से समझ में नहीं आएगा। तो बस वेव नेचर है, वेव है, उसका एम्पलीट्यूड यानी क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन को जो बिखेरा आपने, इस सरफेस पर नहीं है, इसके अंदर है, इसके बाहर है, इस सरफेस पर नहीं है। 2s का ऑर्बिटल, अगर 3s का ऑर्बिटल होगा तो 2 बार ऐसी स्फेरिकल सरफेस आएगी। 3s के ऑर्बिटल में ऐसी 2 स्फेरिकल नोड होगी, 4s में 3 होगी, 5s में 4 होगी। दिस इज नॉन एट स्फेरिकल नोड। अब वो होंगे कितने, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, जितनी n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू होगी। इसीलिए यहां पर कहते हैं नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड किसके बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, n माइनस एल माइनस 1। ये नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड है, इतनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, और जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा कैपिटल आर की वैल्यू 0, आर स्क्वायर 0, यानी प्रोबेबिलिटी 0, दैट इज स्फेरिकल नोड। समझ में आई बात, स्फेरिकल नोड क्या होता है वो समझाया, ऑर्बिटल को कैसे सोचना है वो समझाया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर होगा, बट इस सरफेस पर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इस सरफेस पर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अभी 2 तरह के नोड होते हैं, एक होता है स्फेरिकल नोड, एक आगे आएगा नोडल प्लेन, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। अभी हम केवल रेडियल नोड की बात कर रहे हैं, और रेडियल नोड को ही आप क्या बोलते हो, स्फेरिकल नोड। नोडल प्लेन अलग चीज है, अभी नोडल प्लेन नहीं आया है वर्ड, वो अभी आएगा, राइट, वो अभी आएगा। यहां पर इवन अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं, देखिए 2p में तो एक भी बार कट नहीं है, बट 3p का अगर मैं आपको बना के देता हूं, सॉरी ये 3p ऑर्बिटल है, 3p एक बार कट। अब इसको कैसे सोचना है, 3p को आपको कैसे सोचना है, ये डायग्राम बनाना है आपको सबको। 3p की लॉब्स ऐसे होती है, ऐसे, राइट, लेकिन इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0, मतलब आपको पता है 3p की लॉब्स जो हैं, ये जो 3p की लॉब्स हैं, अभी मैं आपको, ये यहां पर कुछ पता है ऐसे कट जाएगी, ये कट गई, यानी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यूं, ये 3p का है, एक बार कट लॉब्स, ये पूरा स्फीयर ऐसे जा रहा है, बट यहां पर तो हम इवन एक और चीज समझाता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं। कोई पूछता है कि यहां पर बताइए सर एक 3p ऑर्बिटल है, यहां इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन इस सरफेस पर, इस स्फेरिकल सरफेस पर तो 0 है, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0, इस पॉइंट पर होगा लेकिन बहुत कम होगा। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही, यानी यहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, ये 2s का इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, लेकिन इस सरफेस पर कभी भी नहीं होगा। बाहर बहुत कम है, यहां बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ऐसे लॉब्स कट जाएगी, 4p वाली 2 बार कटेगी। d वगैरह में इमेजिन मत करो, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो s और p इन्हीं में इमेजिन करो, d में इमेजिन नहीं कर सकते।
हाँ सिमेट्रिक होगा बेटा, नेगेटिव साइड में वो कर्व सिमेट्रिक होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कर्व जैसा इधर है वैसे ही इधर होगा। राइट, तो ये कर्व का आइडिया होना चाहिए। ये कर्व क्या बता रहा है, अब ये कर्व क्या बता रहा है, 3P में ये कर्व क्या बता रहा है, ध्यान रखना, एक ही लाइन पर, एक ही डायरेक्शन पर, ये चीज ध्यान रखना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, 2s में वापस में जाता हूं, तो ये पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पर मैंने लिखा भी था वहां पर, यहां से यहां तक प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ रही है, फिर कम हो, बढ़ेगी फिर कम होगी, यानी वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, इन पॉइंट्स पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। लेकिन हाँ, 1s के केस में बोल सकते हो, 1s के केस में कह सकते हो कंटिन्यूसली कम हो रही है, बट 2s के केस में कंटिन्यूसली कम नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली कम नहीं हो रही है। 2p के केस में कंटिन्यूसली कम नहीं हो रही है, कम हो रही है फिर बढ़ रही है, बढ़ के कम हो रही है, कुछ भी हो सकता है। सिंपल सा कर्व प्लॉट करना आना चाहिए। दो तरह के कर्व्स की हमने बात कर ली, आर वर्सेस आर और कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस आर, ये दो तरह के कर्व, 1s 2s 2p 3p 3d, सब के लिए ये कर्व प्लॉट करना आना चाहिए। ये दो तरह के कर्व्स, इस कर्व की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ध्यान रखना, ये केवल कर्व प्लॉट करने आने चाहिए, इसकी सिग्निफिकेंस है। ये क्या बता रहा है आपको कि न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी, आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आर स्क्वायर ज्यादा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा। समझ में आया? तो ये पॉइंट्स पर मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, पॉइंट्स पर P1 P2 P3, लेकिन एक ही डायरेक्शन, डायरेक्शन मत बदल लेना, क्योंकि एक ऐसा नहीं कि एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, नहीं, एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि इधर और इधर दो पॉइंट्स पर एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दो अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर दोनों का एंगल बदल जाएगा, एंगुलर पार्ट बदल जाएगा। इसीलिए एंगल थीटा और फाई सेम, मतलब एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। राइट, अभी एक पॉइंट और है, लेकिन वो आज नहीं बताऊंगा मैं, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसमें एक तीसरा कर्व और प्लॉट किया जाता है, उसकी हम बात करेंगे, बट वो आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, होमवर्क देता हूं, चलिए। O2 में हमने कुछ कर लिया था क्या? O2 नेक्स्ट क्लास में मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, उसके नेक्स्ट क्लास में हम रिडॉक्स स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट क्लास में हम रिडॉक्स। O2 में कहां तक कर लिए, 10 तक हो गए? फिर अभी नहीं कर पाओगे यार, फिर तो एक काम करते हैं, O2 से पहले जंप करते हैं, S2 में भी मुझे लग रहा है मैं करवा चुका हूं, कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चन देता हूं पहले।
S2 में कर तो चुके हैं हम, कुछ S2 में किया था ना हमने। किया है बेटा, फॉर रिडबर्ग 10 तक कर चुके हैं। रिडॉक्स का प्री रिक्विजिट ऑब्वियसली मोल कंसंट्रेशन, मोल और कंसंट्रेशन चाहिए रिडॉक्स में, तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी जेई मेंस में क्या बीच बीच में बहुत छोड़ने, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर जेई मेंस दूंगा। तो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं दिए मैंने, बट इनको जरूर कर लेना। जेई मेंस में एक साथ दूंगा यार, फिर बीच बीच में क्या हो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूं, S2 के 2-3 दे देता हूं, S2 के दे देता हूं बस। इलेवन से लेके ये कर लूं बस। ये S2 जेई एडवांस ढंग से करना। ये क्वेश्चन रिसेंट क्वेश्चंस है, होने चाहिए। हाँ बिल्कुल हर्ष, शुड आई ज्वाइन लाइब्रेरी, बिल्कुल। अगर घर पे क्या होता है तो आप पास में अगर कोई लाइब्रेरी है तो वहां जाके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते। बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते हो बेटा। पढ़ने पे फोकस करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ बोल नहीं सकता, बट मत करना। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय। रुको, चल रहा है बेटा। आईसीएचओ और इन सब का तरीका यही है, ये जो हम पढ़ रहे हैं उससे आईसीएचओ आईएनसीजीओ सब यही होता है, केमिस्ट्री यही है, कहीं नहीं बदलती। शीट को ढंग से करो, होमवर्क अच्छी तरह से करो, अपने आप तुम्हारे आईसीएचओ आईएनसीएचओ की तैयारी हो रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। दीपक बेटा तुम पहले, सीधी सी बात है, तुम क्लास में चुप रह के सब सुनो, कोई क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स नहीं पूछोगे, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। चुपचाप पढ़ते रहो, क्वेश्चन अब तुम्हारा शीट से रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर के फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा तुम्हारा, अगर अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा कुछ और हुआ तो। ठीक है, चलो जी, बाय बाय।